इलेक्शन कमीशन की टीम लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बिहार पहुंची। कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा बिहार के दौरे पर हैं। पार्लियामानी इंतखाबात 2019 की इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मीटिंग भी की और इनसे मशवरा भी लिया। इस मौके पर बीजेपी ने 21 नुकाती मुतालबे भी किए, जिसमें एक पोलिंग बूथ पर 800 से ज्यादा वोटर नहीं होने का मुतालबा किया गया, जबकि आरजेडी ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर इंतखाब कराने का मुतालबा किया और माजूर अफराद के लिए अलग बूथ रखने की बात कही गई। एलजेपी ने भी कुछ मसाइल उठाए। हम कहते हैं कि यहाँ हजारों अर्धसैनिक बलों वगैरह की चर्चा होती है कि यहाँ तैनात किया गया चुनाव में, लेकिन कहीं गांव में जब निकलने पर पोलिंग का दिन कहीं दिखाई नहीं देता है, केवल मुख्य सड़कें पर रहता है। हमारी मांग हुई कि जहाँ जहाँ बूथ है, सड़क पर हो या सड़क से दूर हो, वहाँ भी अर्धसैनिक बहली का इंतजाम होना चाहिए। अनिवार्य है कि बिना वैकल्पिक पत्र का, आई कार्ड का कोई वोट नहीं कर सकता है, तो वो बीएलओ सिग्नेचर करके दे दिया, उसमें उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। ये क्यों? इससे भारी अनियमितता होती है। एक हम लोग बोले कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो पूरा केंद्रों का, और सीसीटीवी कनेक्ट रहे जो डायरेक्ट दिल्ली से मॉनिटर हो, और दूसरा रहे हर एक ईवीएम में वीवीपैट से कनेक्टेड हो, और ईवीएम में अगर कोई मेल फंक्शन होता जो काम नहीं करता उसको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट होना चाहिए। 2019 लोकसभा इंतखाबात को लेकर हर सियासी पार्टी और लीडर अपनी सियासत चमकाने में जुटा हुआ है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज ट्विटर पर चौपाल लगाकर लोगों के मसाइल सुने, साथ ही उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। हालांकि अपोजिशन लीडर इस पर सवाल उठा रहे हैं। जनता दरबार लगा रहे हैं, छोटे भाई जो चौपाल लगाएंगे ट्विटर पर, ये तो ट्विटर बबुआ है। जनता दरबार तेज प्रताप जी लगा रहे, से क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों को, आप लोग को ही मालूम है। कभी साइकिल यात्रा निकाले वो पंक्चर हो गया, कभी संविधान बचाओ यात्रा निकले वो ख़त्म हो गया, अब चौपाल लगाने वाले हैं। मतलब तरह तरह के, अब भिन्न भिन्न तरह के ये लोग नाटक कर रहे हैं। ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। श्री तेजस्वी यादव जी ट्विटर पर चौपाल लगा करके लोगों की राय जानेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, तो इसको लेकर के विपक्ष इतना परेशान क्यों हो जाता है? जब कोई मन की बात करता है उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसका क्या फ़ायदा मिला? तो हम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के बढ़ते ग्राफ से बौखलाहट में हैं। उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बेचैनी, चौपाल लगाते हैं तो बेचैनी, ट्वीट करते हैं तो बेचैनी। अब इसका तो खबर तफसील से। हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, मेरठ और पंजाब के लुधियाना में एनआईए की टीमों ने छापे मारकर 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। हापुड़ के बदरखा अचसैनी गांव और मेरठ के नौगावा सादात में एनआईए की टीमों ने छापे मारे। जांच एजेंसी एनआईए ने मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश में मगरिबी यूपी और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। बुलंदशहर में एनआईए ने 50 साला हबीब को हिरासत में लिया है। एनआईए को कलोली गांव के रहने वाले हबीब पर मुश्तबा दहशतगर्दों से कनेक्शन का शक है। एनआईए की टीम ने पूरे गांव को घेर कर 5 घंटे तक हबीब के घर की तलाशी ली। हबीब के अहले खाना की माने तो हबीब 25 साल से लगातार सऊदी अरब में रहा था और 1 महीने पहले ही हिंदुस्तान आया था, जहां हबीब ने कलोली गांव में जनरल स्टोर खोल रखी थी। हबीब के अहले खाना ने उसका किसी भी दहशतगर्द तंजीम से राब्ता होने से इनकार किया है। हमने मालूम करी, इनको बताया तो उन्होंने बताया नहीं। जबरदस्ती करके हमारे भाई को अंदर कर लिया, हमें जबरदस्ती करके हमें बाहर बिठा दिए। अच्छा, कितने लोग थे और कितनी देर तक आपके घर में? 20 लोग थे अंदर, और मालूम नहीं बाहर कितने लोग थे। 20 लोग अंदर थे, 20-25। कितनी देर तक कार्रवाई? 5 घंटे अंदर का, 5 घंटे रही, 5 घंटे रहकर और जबरदस्ती करके जो भी माल है हमारा सब ले गए। क्या कागज ले गए, हाँ कुछ भी ले गए। हाँ, हमें तो कुछ देखने नहीं दिया। क्या कह रहे थे आपसे? बस उन्हें जो कही है कि उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं मुझको तो मालूम भी नहीं आती है। आतंकबाजी में रहते हैं या आतंकबाजी करते हैं। ये मामला कुछ नहीं है। सुबह 3 बजे ये टीम आई थी और जैसे इन्होंने गेट तोड़ा तो मोहल्ले के सभी लोग जाग गए थे। तो जैसे निकल के आए उन्होंने जो जितनी भी सीआरपीएफ के थे कमांडो, उन्होंने जो है उन्हें कह के अपने घर में चली जाइए वापस, किसी को निकलने नहीं दिया। उसके बाद में मुझे मालूम पड़ी, मैं आया यहाँ तो मुझे भी मना करे कि आप जाइए यहाँ से। मैंने कि मैं प्रधान हूँ, कम से कम बात बतलाइए, बात क्या है।
तो मैंने बात करी तो बात नहीं बतला पाए उन्होंने कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है अंदर, हम अभी बात नहीं करेंगे। अब क्या क्या ले गए यहाँ से? यहाँ से हबीब भाई को ले गए हैं और कह रहे हैं कि कोतवाली देहात आ जाना, वहाँ पहुँचे तो ये NIA बोली कि वहाँ लेके जा रहे हैं हम हेडक्वार्टर दिल्ली, तो हम इनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद में कुछ बात बतलाएंगे। NIA की टीम ने पंजाब के लुधियाना में भी छापामारी की। यहाँ एक मस्जिद से मदरसा टीचर मोहम्मद अवैस को NIA ने हिरासत में लिया है। मोहम्मद अवैस का ताल्लुक यूपी के रामपुर से है। सवेरे 5 बजे मुझे फोन आया कि जी दिल्ली से NIA पुलिस आई हुई है। तो मैं यहाँ पर मौके पे पहुंचा तो हमारे दोनों महकमे के थाने के वे अफसर CIA 1 CIA 2 राजेश शर्मा जी भी, हरपाल सिंह ग्रेवाल जी भी, तकरीबन दोनों थे। उनसे मेरी डिस्कस हुई। मैंने उनसे पूछा सर क्या बात है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमें कुछ इत्तला मिली है। हमने कहा सर अगर इत्तला आपको मिली है तो हमें भी कुछ ब्यौरा दीजिए कि आप DSP साहब से बातचीत कर लीजिए। उन्होंने बोला इत्तला थी हमें, क्या बोला? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। हमें कोई इत्तला नहीं दी है कि भाई हम किस वजह से आए यहाँ पर, हमें इत्तला कोई नहीं दिया है। सिर्फ इतने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं CIA 1 में। किसको लेके गए, कौन थे? जो हमारे यहाँ के जो स्कूल में टीचर है, मदरसे के अंदर टीचर है, उनको लेके गए। आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हुए संगठन के मामले की तफ्तीश में NIA की टीम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और महत्वपूर्ण सबूत NIA की टीम ने इकट्ठा किया। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टरों, पैथोलॉजी लैब्स और अस्पतालों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। लखनऊ में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा SIPS अस्पताल, डॉक्टर रतन सिंह और चरक का अस्पताल में IT ने छापेमारी की है। कानपुर के SPM हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भी छापेमारी की गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी अहलिया के साथ प्रयागराज में संगम पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद इन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की। कुंभ के निराले रंग में यहां एक 30 साला गैर मुल्की खातून अकीदतमंद ने प्रयागराज की सरजमीन पर आकर अपने बाल दान कर दिए। इस गैर मुल्की श्रद्धालु ने मास्टर्स डिग्री की है। इसका कहना है कि रूह की शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता। The Shakti here is very, very powerful. There's just a vortex that's been created here over centuries and centuries of practice, of sadhana, and it just feels like such a natural place to be. As well as being here with Ma, a living master, is such a gift to be here with Ma, to be here with my community, and just to get to focus on practice. उत्तर प्रदेश पुलिस अब सियासी पार्टियों के बैनर और पोस्टरों की हिफाजत करेगी। जी हां, ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ में सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर श्रीकांत शर्मा का पोस्टर फाड़ने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्क में आलाजात को 10% रिजर्वेशन देने की खुशी में काबीना वजीर के जरिए होर्डिंग्स और बैनर लगवाए गए थे, जिसको किसी ने फाड़ दिया। पुलिस में शिकायत की गई तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिया मसला बोलने कभी किसी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं की है, किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं की है। मगर हाँ, अगर से लोग हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं जो आपके इलाके में अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर काम कर सकता है, तो उसको आप जो है पूरी तरीके से देखिए, उसको वोट कीजिए जो आपके लिए मदद करे। मैं अपनी राय आवाम के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता, मगर हाँ ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए कि आवाम में डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तालीम के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों की कमी है, बहरहाल इस कमी को दूर होना चाहिए। तो रद्दमल के बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है। कुछ देर कबल हमने आपको उनका रद्दमल दिखाया। आइंदा इलेक्शन में बोर्ड न किसी पार्टी की हिमायत करेगा और न ही मुखालिफत। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की और इजहार किया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बदलती सियासी तस्वीर का सही रुख क्या होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के करीब आने से सियासी सरगर्मियां जरूर तेज हो गई हैं। सियासी व समाजी सतह पर काम करने वाले लोग मानते हैं कि ये इत्तेहाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस इत्तेहाद पर समाज के अलग अलग लोगों की मुख्तलिफ राय है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ समाज के वो जिम्मेदार लोग हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करते हैं। सियासत में, समाज में बड़ा अहम इनका दखल रहता है और इनकी बात
असरअंदाज होती है पूरे मुआशरे पर। आइए बात कर लेते हैं रमेश जी, जो एक ये इत्तेहाद की सूरत हाल पैदा की गई है, किस अंदाज से इसको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि सपा बसपा गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में ये निश्चित हो चुका है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, भाजपा ढलान पर है और ये गठबंधन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर समेट देगा, इसका मुझे पूरा इत्मीनान है। उमैर साहब, आप लिखते रहे हैं, सियासत पर कलम चलाते रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस इत्तेहाद से किस हद तक सियासत करवट ले सकती है? सियासत तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा उसी हिसाब से करवट लेगी। कौन फायदे में रहेगा, कौन कम फायदे में रहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कौन नुकसान में रहेगा ये बिल्कुल पक्का है कि बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने जा रहा है। अतर भाई, कोर्ट की क्या हिकमत अमली रहेगी? जब जब इलेक्शन आता है आपकी तंजीम किसी न किसी सूरत में सामने आती है, तशहीर के बाब में क्या कुछ हिकमत अमली इस मरतबा अपनाएंगे आप? देखिए, इस वक्त जो पूरे मुल्क के सामने चैलेंज है, चाहे वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो जिसमें किसान परेशान है, नौकरियां नहीं हैं और मुल्क में जो माहौल बना है जिसमें नफ़रत है, तो इस माहौल में वो सब तबक़ात समाज के जो इस सरकार के ख़िलाफ़ वोट देना चाहते हैं, तो उनके सामने यूपी में तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एसपी बीएसपी अलायंस की शक्ल में, और मैं समझता हूँ वो मजबूती से इस अलायंस को वोट देंगे और बीजेपी ज़रूर बहुत बड़ी शिकस्त हासिल करेगी यूपी में एटलीस्ट। मैं समझता हूँ कि वोटर के बीच में जो पहले कन्फ्यूज़न ज़्यादा हुआ करता था, अब कन्फ्यूज़न थोड़ा कम हो गया है, उनकी चॉइस बड़ी क्लियर हो गई है, इसका फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा। आपने देखा कि ये समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, सहाफ़त से जुड़े लोग हैं, अदब से जुड़े लोग हैं, सियासत से जुड़े लोग हैं, जिनका मानना यह है कि ये तो तय नहीं है कि फ़ायदा किस सियासी जमात का ज़्यादा होगा, लेकिन ये बात तकरीबन तय है कि बीजेपी को आइंदा इलेक्शन में बहुत नुकसान होने वाला है। बहरहाल ये इनका एहसास है, हमारा काम है समाज को आईना दिखाते रहना, सही तस्वीर पेश करते रहना। कैमरामैन रमेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। सरकार ने 3 तलाक के लिए अगरचे ऑर्डिनेंस लाकर कानून बनाया हो, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर के चमनगंज में रहने वाली खातून साबिया का निकाह 12 साल पहले हुआ था। इसका शौहर नदीम तिजारत करता है। 28 दिसंबर को नदीम ने साबिया को डाक से 3 तलाक भेजा था, लेकिन साबिया ने जब इसे मानने से इनकार कर दिया, उसने इसे अब जबान से 3 तलाक दे दिया है। साबिया ने पुलिस स्टेशन जाकर कई चक्कर काटे, तब जाकर एडीजी अविनाश चंद्र से मुलाकात हुई और एफआईआर दर्ज की गई। हमने इनको देखा, वो आई थी मेरे घर काम मांगने वो औरत, और इस तरीके से इन्होंने काम हम देने लगे। फिर वहाँ ये जाने लगे, जाते आते पता नहीं कैसे क्या ये वहाँ लग गए। वो तलाकशुदा है वो औरत भी, तो नोटिस के जरिए भिजवाया था। क्या चाहती है? हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरा बच्चा है 6 साल का, उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे, ना मेरे लिए, बस भगाते हैं, मारा पीटी करते हैं। एसएसपी के ऑफिस में आए थे। यहाँ से क्या आश्वासन मिला? जी, यहाँ से बोला है उन्होंने कि जो है इंसाफ मिलेगा, मुकदमा जो है। इसमें शाबिया नाज नाम की महिला अपनी मदर और बच्चे के साथ आई थी। उसकी कंप्लेंट पे हस्तक्षेपी अपराध बनता है, एफआईआर लिख करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। दुनिया भर में इस्लामिक बैंकिंग के स्कोप को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस साल से एमबीए की डिग्री इस्लामिक बैंकिंग में भी देने जा रही है। जी हां, अगर आप मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका एक खास कोर्स लेकर आई है, जिसकी शुरुआत 8 साल कबल डिप्लोमा कोर्स से की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एमबीए में इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स तैयार कर लिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में 20 सीटें मुख्तस की गई हैं। जल्द ही इन सभी सीटों पर दाखिले के लिए इम्तिहान मुनक्किद कराया जाएगा। देखिए, एमयू में इस्लामिक बैंकिंग का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग मैनेजमेंट पहले से था। ये ट्रायल बेसिस पे किया गया था। 20 सीटें थी और अच्छा रिस्पांस रहा है, और रिस्पांस को देखते हुए अब यही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग को मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक बैंकिंग कर दिया, जिसमें कि 20 सीट्स का इंटेक पहले था, वही 20 सीट्स का इंटेक इस बार भी रहेगा। इसमें और ज़्यादा मज़ीद अच्छा काम हो सकता है अगर जैसे हम लोग गवर्नमेंट भी बाकायदा अलाउ कर दे कि एक फॉर्मल विंडो आप हर बैंक खोल सकता है, तो उससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग जो आज बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं इस वजह से कि उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव है। हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी साउथ में
कई इस्लामिक बैंकिंग के कोर्सेज शुरू करे गए, लेकिन वो सिर्फ सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा तक ही महदूद हैं। उसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो पहले सिर्फ गल्फ में था, लेकिन अब उसे इंडिया में भी लाया जा रहा है और RBI से भी इसकी बात चल रही है कि किस तरह से इस्लामिक बैंक को बढ़ाया जाए। इसलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ से अगर एक पहल हुई है, एक शुरुआत हुई है यहाँ से, तो इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा हम लोगों को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दिगर बैरूनी ममालिक में भी उर्दू की नई बस्तियां कायम हैं और इन दोनों मुल्कों के अफराद खलीजी ममालिक और उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मगरबी यूपी के बुलंदशहर गुलावटी से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी एक शख्सियत का नाम नदीम माहिर है, जो खलीजी ममालिक में उर्दू की शमा रोशन किए हुए हैं। 1970 और 80 के दहे में रोजगार और कारोबार के सिलसिले में खलीजी ममालिक का सफ़र तय करने वालों में बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों की रही, लेकिन रोजगार के तकाज़ों के साथ अदब से शगफ रखने वाली शख्सियात ने इन मुल्कों में अपने ज़ुबान और अदब की शमा को भी रोशन किया। 20 बरस कबल उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे से कतर तक का सफ़र तय करने वाले नदीम माहिर भी इन्हीं शख्सियात में से एक हैं, जो अपनी तंजीम अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद कतर के प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता 20 बरसों से कतर में मुशायरों, अदबी नशिस्तों और उर्दू किताबों के इशाअत के ज़रिए उर्दू ज़ुबान व अदब की तरवीज व इशाअत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तंजीम से मेरा ताल्लुक़ है अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद। ये खालिश हिंदुस्तानी तंजीम है और इसके अंदर हम लोग हर साल एक बड़ा मुशायरा करते हैं यौम जमहूरिया के उन्वान से 26 जनवरी पर, जिसमें वहाँ का सिफारत खाना जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। इसके अलावा ये हिंदुस्तानी अकेली तंजीम है। इसके अलावा किसी दीगर मुल्क की भी कोई तंजीम नहीं है जिसको हुकूमत कतर ने मंजूर किया हो। तो हमारी जो तंजीम है ये कल्चर एंड हेरिटेज मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है और हमें ये एक बड़ा स्पॉन्सरशिप हमें भी देते हैं और हमारा बड़ा ताउन करते हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए। और हुकूमत की जानिब से तो हम लोगों को एकदम फ्री हैंड है कि भाई आप लोग जो चाहें काम करें। तो इसलिए वहाँ पर उर्दू का काम इस माना कर मुशायरों के से हटकर अगर हम करें तो किताबों की इशाअत का है, जिसकी मैं समझता हूँ अगर सिर्फ एक ही तंजीम, हम अपनी तंजीम की बात करें तो तकरीबन 27 किताबें अब तक हमारी अंजुमन जो है वो अपने ज़ेरे एहतमाम जो है वो छपवा चुकी है। इसके अलावा दीगर तंजीमें हैं, तो मैं समझता हूँ कि कई सौ की तादाद है किताबों की जो दोहा कतर से अब तक छप चुकी हैं। एक शायर की हैसियत से भी नदीम माहिर उर्दू ज़ुबान और अदब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नदीम के मुताबिक गैर मुल्क में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अपनी ज़ुबान और अदब के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। वहाँ तमाम जो लोग हैं हम लोग वो शीर व शकर की तरह रहते हैं। हमारी तमाम जितनी भी अक्सर तंजीमों में, अगर मैं बात करूँ सिर्फ अंजुमन की बात छोड़ दें आप, चूँकि ये एक हिंदुस्तानी तंजीम है, वरना हर तंजीम में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ओहदेदारान होते हैं और अच्छा खासा हम लोगों में एक इंट्रैक्शन होता है वहाँ पर। और उसके अलावा एक ही स्टेज पर हम, अब जैसे यौम जमहूरिया का हमारा मुशायरा होता है उसमें हिंदुस्तानी सफ़ीर भी मौजूद होते हैं और हमने 1-2 बार पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाया है अपने। तो यौम जमहूरिया हिंदुस्तान का तो मेहमान पाकिस्तान के होते हैं और शायर भी पाकिस्तान से आते हैं। मकामी भी हम नुमाइंदगी रखते हैं पाकिस्तान से और बैरून पाकिस्तान से हम बुलाते हैं ख़ास तौर से, और हमें कोई परेशानी नहीं और सब लोग आते हैं और बड़ी खुश दिली के साथ आते हैं। यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम होता है तो वो लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। तो वहाँ पर तमाम अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द लाइन जो है वो, यानी जो चूँकि ज़बान की कोई सरहद, कोई धर्म या कोई मज़हब नहीं होता, तो वो जाकर बात वहाँ समझ में आती है। खलीजी ममालिक में मुनक़िद की जाने वाली उर्दू नशिस्तों और मुशायरों में शिरकत करने वाले मारूफ उर्दू अदीब और शोरा भी उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ में इन अंजुमनों की खिदमत का एतराफ़ करते हैं। वहाँ ये हुआ कि कई अंजुमनें बन गई एक साथ और उर्दू के सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। तो नदीम माहिर जो है माशाल्लाह इनमें बासलाहियत है और इन्होंने फिर अपनी एक अंजुमन मुहिब्बान उर्दू बनाई। इन्होंने जब वहाँ पे स्कूल वगैरह और घरों में जो मदरसे हैं इस तरह के उर्दू की तालीम जो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, इस तरह की वहाँ एक फ़ज़ा हमवार हो रही है उर्दू मुशायरों के ज़रिए और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। अरबी वहाँ की जो है वो बहरहाल नेशनल लैंग्वेज है, चूँकि अरब है वो मुल्क। उसके अलावा अंग्रेज़ी तो पूरी दुनिया में एक बहरहाल उसका गलबा है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली ज़बान उर्दू है। खलीजी ममालिक में उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ का ये सिलसिला यूँ ही जारी रहे और उर्दू दुनिया भर में अपनी शिरीनी बिखेरती रहे। और उनको अमली जामा पहना देना। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। फरमा रहे हैं जनाब अहमद। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के मकसद से कायम की गई तंजीम कारवां
कारवान नौजवान मेरठ के ज़ेर एहतमाम मेरठ में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया गया। एक शाम नदीम माहिर के नाम के उन्वान से मुनक़िदा इस शेरी नशिस्त में मकामी नौजवान शोरा के अलावा पॉपुलर मेरठी वारसी डॉक्टर मुकर्रम अदना जैसे मारूफ शोरा ने भी शिरकत की और अपने कलाम पेश किए। मेरी बस्ती के फेरे श्रीनगर से निकलने वाले मशहूर माहनामा हकीमुल उम्मत के 12 साल मुकम्मल होने पर लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। इदारे लौह कलम की जानिब से प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की सदारत में मुनक़िदा मुज़ाकरे में प्रोफेसर फजल इमाम समेत मुख्तलिफ मैदानों की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हकीमुल उम्मत के ताल्लुक से डॉक्टर जफर हैदरी की अदबी और इल्मी खदमात के साथ साथ सहाफ़त के मैदान में काम करने वाले कई अहम लोगों का इस्तक़बाल भी किया गया। मुक़र्रिरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सहाफ़ती कदरों को बचाकर ज़बान और अदब को भी बचाया जा सकता है, उर्दू तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सकता है और समाज की इस्लाह को भी यकीनी बनाया जा सकता है। इस इल्मी मुज़ाकरे में डॉक्टर जफर हैदरी की अदबी खिदमात के अतराफ़ में इन्हें एजाज़िया से भी पेश किया गया और ज़बान और अदब की बदलती सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया गया। जो रिसाला निकलता है हकीमुल उम्मत आज उसके 12 साल मुकम्मल कर रहा है, तो उसके आज रस्म इजरा यहाँ शिया कॉलेज लखनऊ में इदारा लौह कलम की जानिब से मुनक़िद हुआ। लैंग्वेज बैरियर बनी हुई है, लिहाजा कम से कम आज के इस दौर में कोशिश करना चाहिए है लैंग्वेज सीखने की सबको। ज़बान किसी की नहीं होती है, ज़बान ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है।